हरियाणा का इस वक्त सबसे बर्निंग टॉपिक ये है कि हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो पुराने कानून बने हुए हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था, हरियाणा बना था, तो उन कानूनों में आज भी पंजाब शब्द लिखा जाता है। उनके बदलने के प्रावधानों को लेकर एलआर तथा अन्य विभागों से ज्ञानचंद गुप्ता राय ले रहे हैं, जो स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। इन सभी कानूनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम। हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं बलदेव राज महाजन जी, उनसे सबसे पहले महाजन साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। महाजन साहब, जो ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हैं हरियाणा के विधानसभा के, वो जिन कानूनों में पंजाब लिखा हुआ है उनको बदलकर वहाँ हरियाणा करना चाहते हैं, उसमें न्याय प्रक्रिया में कानूनी पहलुओं के आपने एनालिसिस किया होगा जनरली, क्योंकि आप कानूनी विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट जनरल हैं हरियाणा के, तो क्या कहेंगे इस बारे में? से अभी पहले कॉमन स्टेट थी पंजाब, दोनों एरिया के लिए पंजाब और हरियाणा का। 1966 में दो अलग स्टेट्स बन गई थी, पंजाब और हरियाणा, क्योंकि पहले कॉमन स्टेट होने के कारण सारे पंजाब के एक्ट है जो पंजाब बाइफर्केशन के बाद भी पंजाब और हरियाणा दोनों जगह लागू होते थे। आज 66 से लेकर आज तक वो पुराने वाले जो कानून चले आ रहे हैं पंजाब के नाम से ही चले आ रहे हैं, लेकिन स्टेट ने अब इतनी डेवलपमेंट कर ली है। उस समय जब बाइफर्केशन हुई थी तो हरियाणा के एरिया को एक बैकवर्ड एरिया माना जाता था, अनडेवलप्ड एरिया माना जाता था। आज हरियाणा ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि वो बहुत से क्षेत्रों में पंजाब से बहुत आगे चला गया है, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसमें हरियाणा जो है पंजाब से किसी तरह पीछे हो। वो डेवलपमेंट हमारी जो है पंजाब से कई जगह आगे है। हमारे कुछ क्षेत्र जो गुड़गांव वगैरह है वो नेशनल और इंटरनेशनल फिगर है। ऐसे शहर जो है हरियाणा में होने है, लेकिन पंजाब में इतने इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सिटीज़ नहीं है। तो इसलिए समय की स्थिति के हिसाब से हरियाणा एक डेवलप स्टेट होने के कारण अपने कानून उनके अपने जाने जाएं, इसलिए वो लॉ जितने भी पुराने एग्जिस्ट करते थे उनको एक अपनी स्टेट की रिकॉग्निशन मिले। इसलिए स्टेट लेजिस्लेशन के जो अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे हरियाणा के जितने भी कानून हैं उनमें हरियाणा के नाम से ही सारे कानून होने चाहिए, और हमारे विधानसभा है वो किसी भी कानून को रिपील कर सकती है, अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, नया कानून बना सकती है। इसलिए एग्जिस्टिंग कानून जो एज इट इज़ भी चल रहे हैं उनमें भी नाम जो है यदि हरियाणा में कंटिन्यूटली भी उनको लागू रखना है तो पंजाब के नाम की जगह हरियाणा के नाम पर कंटिन्यू होने चाहिए। इस तरह का एक कदम उठाया है, और लेजिस्लेशन इसके लिए पूरी तरह कम्पिटेंट है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेशन सॉवरन होती है अपनी स्टेट के लिए लॉ बनाने में। कोई भी कानून, कोई भी जो एक्ट है, कोई भी रूल है उसको अमेंड कर सकती है, नया भी बना सकती है। इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर फुल्ली कम्पिटेंट है भी किसी भी कानून को नाम बदल दे चाहे अदरवाइज भी अमेंडमेंट कर दे। और ये एक जो कदम विधानसभा अध्यक्ष ने शुरू किया है एक बहुत अच्छा है, इसकी आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। महाजन साहब, पहले हिंदुस्तान में और भी स्टेटें कई डिवाइड हुई हैं, क्या ऐसे पहले भी प्रावधान देखे हैं? हाँ, अभी तो आंध्र प्रदेश की बाइफर्केशन हुई थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और उन्होंने तेलंगाना ने कहा है अभी हमारे जितने भी कानून होंगे उनका नाम चेंज करके हम अलग तेलंगाना के नाम पे रखेंगे, और लीगली परमिसेबल है, वो कर रहे हैं। तो वो तो इमीडिएटली अभी स्टेट अभी बनी है थोड़ी देर में। हमारी तो इतनी पुरानी स्टेट है और हमने अपने पुराने भाईचारे को बहुत लंबे समय तक जो है निभाया है, उसी के साथ कॉमन कल्चर भी रखा है। लेकिन अब हम डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल गए हैं स्टेट ऑफ हरियाणा, तो हम चाहेंगे हमारी स्टेट की अपनी रिकॉग्निशन हो। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने एक बहुत जो है अच्छा कदम उठाया है कि हमारी अपनी पहचान होगी, अपने कानून होंगे, कोर्टों में भी उसकी अपनी इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन होगी। तो इस माध्यम से उन्होंने ये जो कदम उठाया है इसका बहुत लंबे अफेक्ट होने वाला है और उसका बहुत बेनिफिशियल भी होने वाला है। महाजन साहब, हरियाणा की पुरानी मांगे हैं, एक तो है कि अलग राजधानी का मामला, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर डिसाइड होगा, अलग हाई कोर्ट की, तो अलग हाई कोर्ट की मांग को क्या बल मिलेगा अगर ऐसा हो जाता है, हरियाणा के अपने कानून बन जाते हैं? हाँ देखो, हमारा जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी तब से बहुत एक्टिवली इसको परस्यू कर रहे हैं कि हमारा सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए। उससे पहले भी गवर्नमेंट करती रही है, शायद उतने एक्टिव लेवल पे नहीं है। और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया है, हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया है, सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया है, लंबा कॉरस्पॉन्डेंस भी हुआ है। इवन फिजिकली भी ये देखा गया भी ये पार्टीशन हो सकती है। तो हमारी गवर्नमेंट की डिमांड ये थी भी सेपरेट हाई कोर्ट हरियाणा का होना चाहिए, इसी बिल्डिंग में होना चाहिए जैसे सेक्रेटेरिएट सेपरेट है, ताकि बार का इंटरेस्ट जो एडवोकेट्स का वो भी सफ़र ना करे और कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी इसी बिल्डिंग से यदि सेपरेट हाई कोर्ट बनती है। लेकिन वो सेपरेट हाई कोर्ट बनने से हमारे एडवोकेट्स कम्युनिटी के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे।
हमारे जुडिशियल ऑफिसर जो हरियाणा के वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि 66 में जब हुआ और उसके बाद आज तक इस तरह चला आ रहा है कि 60% लोग जो है वो पंजाब से एलिवेशंस होती है उनकी हाई कोर्ट में, और 40% की हरियाणा में, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो या लॉ ऑफिसर्स हों। इसलिए जब हम इक्वल फुटिंग पे है हर चीज़ में, डेवलपमेंट में, तो हम जो है रिप्रेजेंटेशन हमारी हाई कोर्ट में कम होने के कारण स्टेट सफ़र कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे भी हमारी सेपरेट हाई कोर्ट हो, उसमें सारे जुडिशियल ऑफिसर है इक्वल फुटिंग पे, वो एलिवेशन हरियाणा की हरियाणा से ही होगी, और ज़्यादा नहीं होगी तो 50-50 में अपनी स्टेट के लिए हमारी जितनी होगी वो सेपरेट होगी। इसलिए हम कम रिप्रेजेंटेशन के कारण हमारे जुडिशियल ऑफिसर सफ़र करते हैं, हमारी एडवोकेट कम्युनिटी सफ़र करती है, लॉ ऑफिसर सफ़र करते हैं। वो सबका एक रास्ता यही है कि हमारी सेपरेट हाई कोर्ट होगी, और सेपरेट कानून बनने से यदि हरियाणा के लिए अब सेपरेट कानून होंगे, सेपरेट नाम से जाने जाएंगे, सेपरेट अमेंडमेंट्स होगी, तो इसलिए जो डिसीजन भी है वो सेपरेट हरियाणा के लिए, जो जजेस होंगे वो सेपरेटली हरियाणा के केस डिसाइड करेंगे। सेपरेट डिसाइड करने के कारण उसकी जल्दी डिस्पोजल होगी। अभी तो कॉमन हाई कोर्ट होने के कारण पंजाब का केस टेकअप होगा या हरियाणा का, ये इसमें कोई बाइफर्केशन हाई कोर्ट में नहीं है, सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन होती है। यानी इसका लाभ जो है पुराने केस जो कई साल लटके रहते हैं, 10-10, 20-20 साल, उनमें तेजी आएगी। हाँ, जो पुराने केस है वो भी तेजी से डिसाइड होंगे और आगे भी डिस्पोजल जो जल्दी होगी, क्योंकि एक केस जो हरियाणा के एक्ट से रिलेटेड डिसाइड होगा उसका नीचे वाली कोर्टों में भी बेनिफिट होगा, गाइडलाइंस मिलेगी, अगले केसेस फर्दर लिटिगेशन भी जल्दी डिस्पोजल होगी, एडवोकेट्स को भी उसका बेनिफिट होगा, आम पब्लिक को भी बेनिफिट होगा, स्टेट को भी बेनिफिट होगा। और यहाँ पे भी मतलब भी सेपरेट हाई कोर्ट होने के कारण सिर्फ क्योंकि वो हरियाणा के कानूनों को ही ज़्यादा एक्सक्लूसिवली डील विद करेंगे, तो हाई कोर्ट में भी जल्दी डिस्पोजल होगी। अभी एक जज जो है पंजाब का केस भी डिसाइड कर रहा है, पंजाब में एक्ट में अमेंडमेंट्स डिफरेंट हो सकती है, हरियाणा का भी डिसाइड कर रहा है, हरियाणा की डिफरेंट भी हो सकती है, चंडीगढ़ का भी कर रहा है, चंडीगढ़ की डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब ये एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट हरियाणा की होगी तो सिर्फ हरियाणा कानून्स को ही डील करेंगे, हरियाणा एक्ट और रूल्स की इंटरप्रिटेशन होगी, तो वो जल्दी डिस्पोजल होगी और जो है कंसिस्टेंट डिस्पोजल होगी, क्योंकि उस जज को वही केस डिसाइड करने हैं उसी तरह के डेली। उसके आम लोगों को भी बेनिफिट होगा, जुडिशियल ऑफिसर को भी बेनिफिट होगा और एडवोकेट कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एडवोकेट्स को, खासकर नवोदित जो एडवोकेट हैं वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने आते हैं, कई सीनियर्स के साथ भी करते हैं, तो इन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा अलग हाई कोर्ट से? हाँ, जब जो अलग हो गए, जैसे हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के एडवोकेट्स के साथ एसोसिएट होंगे, तो हरियाणा के कानूनों के लिए उनके एक्सपर्टाइज ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली उन्हीं को डील करना है। अभी जो कॉमन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कॉमन उनको हाई कोर्ट में आके पंजाब के कानूनों के लिए भी जानकारी रखनी पड़ती है, हरियाणा के लिए भी रखनी पड़ती है, चंडीगढ़ के लिए भी रखनी पड़ती है। तो एक्सक्लूसिव होने के कारण यंग लायर जो नए भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो अपने आप को जल्दी इस्टेब्लिश कर पाएंगे। अभी उनको टाइम लगता है कि बहुत लंबा फील्ड होने के कारण कई बार वो इतनी जल्दी जो है इस्टेब्लिश नहीं हो कर पाते अपने आप को, उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। तो सेपरेट हाई कोर्ट होने के कारण वो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड है अभी इसी बिल्डिंग में सेपरेट हाई कोर्ट हो, तो इसलिए बार को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे इसी बिल्डिंग से ही हम चाहते हैं अभी बाइफर्केशन सेक्रेटेरिएट की तरह हो जाए, हमारा सेपरेट हाई कोर्ट हो, वो जजेस डिसाइड करने वाले, जो एडवोकेट मोस्टली रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, वो उसी तरह वही केसेस को डेली उसी कानून को, उसी रूल्स को रेगुलरली वहाँ पे जो है प्रेजेंट करेंगे, तो जल्दी डिसीजन होंगे। जल्दी डिसीजन के कारण कॉमन पब्लिक भी जो है उनको भी बहुत बेनिफिट होगा अभी जल्दी डिस्पोजल के कारण। महाजन साहब, कोरोना काल चल रहा है, अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक पीरियड 5 भी अंतिम पड़ाव की तरफ है। इसमें सबसे बड़ी चैलेंजिंग, प्रोफेशनली आपको कई चीज़ें देखने को मिली, लेकिन ऐसे केसों का हम आपसे रेफरेंस चाहेंगे जो आपने इन दिनों भी लॉकडाउन के दौरान भी डिसाइड करवाए। जैसे रेरा के केसेस का जिक्र आ रहा है, कुछ लैंड रेगुलेशन के केसेस का आ रहा है, तो इनका थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ऐसे है, कोरोना काल एक डिफ़िकल्ट पीरियड है एडवोकेट कम्युनिटी के लिए, खास करके बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी रही। एक वर्चुअल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया है जो पहली बार नया है, कॉमनली एडवोकेट्स को भी नहीं पता था, जजेस को भी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ करने की नहीं थी वर्चुअल कोर्ट में काम करने की। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुई है। इनिशियल सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद हमारे हाई कोर्ट ने बहुत प्रोग्रेसफुली काम किया है। आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 35 जजेस डेली कोर्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट में। शायद इतनी ज़्यादा वर्किंग जो है हाई कोर्ट की और किसी भी हाई कोर्ट में नहीं है कंसिस्टेंटली, और ऐसा कोई जज नहीं है जिसके पास डेली 40 से 50 केस नहीं लग रहे। और यदि हम डिस्पोजल भी देखेंगे जो कोरोना काल में हुई है, नेट देखेंगे तो वर्चुअली इतनी केसेस की डिस्पोजल हाई कोर्ट ने कर दी है कि जितनी शायद रूटीन में भी रेगुलर जब कोर्ट लगती थी उतने ही केसेस डिसाइड होते थे।
इनिशियल 2-3 महीने में डिफ़िकल्टी के बावजूद आगे इतना ज़्यादा काम किया है, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से भी जजेस ने पूरा एफर्ट्स लिया है, तो डिस्पोजल बहुत ज़्यादा अब है कंपैरेटिवली हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थिति थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए ये मतलब है। लेकिन अभी बहुत से हाई कोर्ट ने एक्टिवली जो केसेस है, कुछ है जैसे रेरा के एक्ट की प्रोविजनें चैलेंज कर रखी थी, रूल चैलेंज कर रखे थे, उसके कारण रेरा में सारा जो है काम बंद हो गया हुआ था। डिस्पोजल सारे केसेस वहाँ पे भी रुक गए थे, हाई कोर्ट में भी आके रुक गए थे। लेकिन हाई कोर्ट्स ने एफर्ट करके कोरोना पीरियड के दौरान ही उस केसेस को डिसाइड किया, हीयरिंग करी, लंबी हीयरिंग भी उसमें वर्चुअल कोर्ट्स में हुई। उसके कारण जो है हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो है रेरा एक्ट के कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, जिसके कारण डिसीजन के बाद अब रेरा के नीचे रेरा अथॉरिटीज़ के पास भी फंक्शनिंग शुरू हो गई, रेरा एपलेट अथॉरिटी में भी शुरू हो गई और हाई कोर्ट में भी डिस्पोजल होगी। इसी तरह लैंड एक्विजिशन के बहुत से केसेस थे 24(2) के नीचे, जो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में फैसला कर दिया था। यहाँ पे हमारे पेंडिंग चले आ रहे थे, बहुत से नए केस फाइल हो रहे थे, हाई कोर्ट में एरियर बढ़ता जा रहा था। तो अप्रॉक्सीमेटली बंच ऑफ केसेस हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, जिसमें 600-700 केस तो सेक्शन 24(2) के है, जो डिफरेंट डिवीजन बेंचेस ने टेकअप करे, डिसाइड करे सारे वकीलों की आर्गूमेंट सुनने के बाद। और मोर देन 600 to 700 केसेस लैंड एक्विजिशन के ही जो है वो डिसाइड कर दिया है 5-6 बेंचेस ने बैठ के। और बहुत मतलब उसके कारण भी डिस्पोजल में फ़र्क पड़ा है। और उसके कारण उन केसेस का नहीं है, आगे भी वो जो केसेस डेली फाइल होते थे उसमें एक कोर्ट ने जो लास्ट सेटल कर दिया, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स लेवल पे ही आदि ग्रीवियंसेस जो है हल हो जाएगी, कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह हाई कोर्ट हमारा जो है पूरी डिस्पोजल करने की कोशिश कर रहा है। इतने बंच ऑफ केसेस इंपॉर्टेंट जो रूटीन में भी शायद बहुत टाइम लगता था, पूरी एफर्ट्स के साथ हाई कोर्ट अब काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है फिजिकल हीयरिंग में और वर्चुअल हीयरिंग में फ़र्क रहता है। कुछ कॉमन एडवोकेट्स अब भी हाई कोर्ट के जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड है आज के समय में स्थिति में। कुछ वकीलों के काम जो है वो ठीक चल रहे होंगे क्योंकि एक्टिवली है, लेकिन डिस्पोजल जो है उसमें आज की डिस्पोजल में और पुरानी डिस्पोजल में ये फ़र्क है कि जितने केस नए फाइल हो रहे हैं वो टेकअप भी हो रहे हैं, डिसाइड भी हो रहे हैं, रिप्लाइज भी फाइल होके अल्टीमेटली कोर्ट पूरी कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी डिस्पोजल भी हो, और कर भी रही है। ऑलमोस्ट इक्वल केसेस डिसाइड हो रहे हैं। लेकिन पुराने केसेस कोरोना काल के कारण और लंबे हो रहे हैं, उसके लिए जल्दी से जल्दी हमें फिजिकली भी काम शुरू करना पड़ेगा। कोर्ट ऑलरेडी एफर्ट्स कर रही है। जल्दी देखो, यदि फेस्टिवल सीज़न निकल जाता है और यदि कोई रेकरिंग नहीं होती कोरोना के केसेस में, तो मेरा ख्याल है जल्दी कोर्ट हो सकता है फिजिकली भी कोर्ट वर्किंग जो है स्टार्ट कर दे। महाजन साहब, एडवोकेट वेलफेयर फंड वकीलों की मदद के लिए बनाया हुआ है। कोरोना में जो वकील कई उत्पीड़ित हुए, आर्थिक रूप से परेशान हुए, उन लोगों की मदद के लिए कितना बजट है और कितने वकीलों को मदद कब तक मिलने की संभावना है? ऐसे जो एडवोकेट वेलफेयर फंड है उसमें जो एक्ट और रूल्स है उसके नीचे प्रोविजन ये होती है, अभी एडवोकेट्स की डेथ के केस में उनके फैमिली को, और एडवोकेट्स की किसी बीमारी, सीरियस बीमारी के कारण उनकी रीइंबर्समेंट उसमें करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो है एक्ट में प्रोविजंस है। इस तरह की प्रोविजन नहीं थी, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस था कोरोना, जहाँ किसी एडवोकेट को बीमारी नहीं भी अफेक्ट कर सकी तो भी उसके परिवार को सारा फाइनेंशियली अफेक्ट कर दिया। इस स्थिति से हमने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी, एडवोकेट वेलफेयर फंड कमेटी ने, जिसमें मेजर बार काउंसिल के लोग होते हैं, वो भी बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट उन्होंने करा है। और क्योंकि एज ए एडवोकेट जनरल मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो हमने गवर्नमेंट से कंसेशन मांगी थी भी ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, हमें वेलफेयर फंड के अप्रॉक्सीमेटली अब गवर्नमेंट ने परमिट करा है भी 2 करोड़ रुपया जो है, जो हरियाणा एडवोकेट वेलफेयर फंड के मेंबर है उनको डिसबर्स कर दिया जाए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के तौर पर। उसके लिए बार काउंसिल ने एप्लीकेशन मेंबर को से मंगाई थी, अप्रॉक्सीमेटली 1800 एप्लीकेशंस आई है। बार काउंसिल उसको शॉर्ट लिस्ट कर रही है, क्योंकि बार काउंसिल ने अपने लेवल पर बहुत एफर्ट्स करके मेंबरों को डायरेक्टली भी बेनिफिट दिए हैं, जो वेलफेयर फंड के मेंबर नहीं भी है, अदरवाइज भी अपने सोर्सेज जितने भी उनके पॉसिबल थे, जितनी कलेक्शन उनके लिए पॉसिबल थी, वो करने के लिए बार काउंसिल कोशिश कर रही थी, उन्होंने दी भी है एडवोकेट्स को। तो एक व्यू ये आ रहा था भी जिनको बार काउंसिल ने डायरेक्टली अदरवाइज हेल्प दे दी है उन मेंबरों को एक्सक्लूड कर दिया जाए। लेकिन एक व्यू ये था भी वेलफेयर फंड जो है मेंबर्स के लिए है, सभी मेंबर जिन्होंने अप्लाई किया उनको बेनिफिट जो है मिलना चाहिए, यदि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस पे दिया जा सकता है। तो इसका बार काउंसिल फैसला कर रही है, बाई द नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट जो है
वो जो 2 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने परमिट करा है और मेंबरों को हेल्प के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। धन्यवाद महाजन साहब। तो ये हैं बलदेव राज महाजन, हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं। इनका कहना है कि हरियाणा के कानून बनाने में कोई भी अड़चन नहीं है और साथ ही साथ अलग हाई कोर्ट हरियाणा की बनाने की खुली वकालत और खुला तर्क है इनका। इनका कहना है कि अलग हाई कोर्ट बनने से जहां युवा वकीलों के लिए रोजगार के साधन बनेंगे वहीं जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा और आम लोग संतुष्ट होंगे, कोर्ट में आके सेटिस्फाइड होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।